यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जिसे रिटालिएट करते हुए ईरान ने इजराइल पर तो अटैक किया ही, मगर इसी के साथ साथ यूएस के मिडिल ईस्ट में जहां जहां मिलिट्री बेसिस थे वहां पर भी उसने हमला किया। अब ऐसा क्यों हुआ? ये अटैक यूएस ने क्यों किया, ईरान ने क्यों किया, इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स थी? आज हम इस वीडियो में इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये पूरी कहानी शुरू होती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान का कहना था कि ये सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, मगर यूएस को ये चिंता थी कि कहीं ईरान इससे न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर ले, और इसी के चलते यूएस ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, और इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। अब क्या दोनों कंट्रीज ने इस पर नेगोशिएशन किया? बिल्कुल हाँ, पर ईरान की एक शर्त थी। ईरान ने ये कहा कि नेगोशिएशन तभी होगी जब हमसे ये सारे सैंक्शंस उठाए जाएंगे। ईरान का ये कहना था कि इन सैंक्शंस के चलते एक फेयर नेगोशिएशन कभी हो ही नहीं सकती। अब यहां पर एंट्री होती है इजराइल की, जो कि यूएस का क्लोज एलाय था। इजराइल ने यूएस को सुझाव दिया कि क्यों ना यहां पर मौके का फायदा उठाते हुए ईरान को मजबूर किया जाए कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रेंज को लिमिट कर दे, जिस बात के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ, और ईरान ने इसे एक रेड लाइन की तरह समझा, और ये जो है ये एक ट्रिगर पॉइंट बना इस पूरी की पूरी वॉर का। और ये पहली बार नहीं है कि यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, जब यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने की कोशिश की थी एक एग्रीमेंट के जरिए, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें कुछ सैंक्शन रिलीफ के बदले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका गया था। ये एग्रीमेंट जो है वो वियना में 14 जुलाई 2015 को ईरान और P5+1 के बीच में फाइनल हुआ था। अब ये P5+1 क्या है ये समझते हैं। P5+1 जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स का डिप्लोमेटिक ग्रुप है, जो कि बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नेगोशिएशन करने के लिए बनाया गया था, और ये 2006 में बना था। तो आप सोचिए कि ये नेगोशिएशंस जो ईरान के साथ चल रही हैं वो कब से चल रही हैं। इन ग्रुप्स में आते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आगे क्या हुआ था, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ना नेचुरल यूरेनियम जो है वो एक फिजाइल मटेरियल नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो 3 से 5% तक का एनरिचमेंट जो है वो यूरेनियम के लिए काफी होता है, मगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो यूरेनियम को 90% से भी ज्यादा एनरिच करना पड़ता है। अब जब ये डील हुई तो इस डील के तहत ईरान ने 3 चीजों पर अग्री किया। सबसे पहले तो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो 3.67% तक रहेगा। इसके अलावा 300 kg से ज्यादा एनरिच यूरेनियम जो है वो स्टोर नहीं होगा, और तीसरा सेंट्रीफ्यूज की जो क्वांटिटी और टाइप है वो ईरान उसको रिस्ट्रिक्ट रखेगा। अब डील के बदले में ईरान को सैंक्शन से काफी ज्यादा रिलीफ मिला, मगर जितने भी मिसाइल प्रोग्राम और मिलिटेंट ग्रुप से रिलेटेड सैंक्शंस थे वो कंटिन्यू रहे। अब 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने यूएस को इस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस फिर से इंपोज कर दिए। इसके बाद जब जो बाइडेन पावर में आए तो उन्होंने भी इन सैंक्शंस को लिफ्ट नहीं किया, जिसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। इस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वार्निंग भी दी कि ईरान ने जो है 400 kg से भी ज्यादा यूरेनियम जो है वो स्टॉक पाइल कर लिया है, और 60% यूरेनियम जो है वो एनरिच कर लिया है। अब 60% यूरेनियम एनरिचमेंट का ये मतलब था कि वो जो 90% वाला जो लेवल है ना न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला, ईरान उसके कहीं ना कहीं बहुत करीब पहुंच गया था। अब क्या यहाँ पर नेगोशिएशंस हुई? बिल्कुल, यहाँ पर मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स हुई। यूएस की ये डिमांड थी कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से अबैंडन करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल बंद करेगा, एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करेगा और फ्यूचर की प्रोडक्शन भी बंद करेगा।
ईरान ने कहा कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन नेचर का है। उसने ये भी आर्ग्यू किया कि वो जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक सिग्नेटरी है, जो उसे न्यूक्लियर पावर को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करने का अधिकार देता है। ईरान ने अपने इस अधिकार से पीछे हटने से मना कर दिया और कहा कि ये नॉन नेगोशिएबल है। ये पूरी की पूरी नेगोशिएशन एक स्टेलमेट में कन्वर्ट हो गई और इसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। अब इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस ईरान में रजीम चेंज चाहता था और साथ में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता था। यूएस ने ये कहा कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो मिडिल ईस्ट को, जो पहले से अनस्टेबल है, उसे और भी अनस्टेबल बना देगा। मगर हिस्ट्री ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि किसी भी कंट्री पर बम्बार्डमेंट करना कभी भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नहीं देता, बल्कि उस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा एस्केलेट कर देता है। इराक में हमने देखा कि जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया तो वहां पे इससे डेमोक्रेटिक शिफ्ट नहीं आया, बल्कि इंसर्जेंसी, सेक्टेरियन वॉर और सालों की इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। सीरिया में भी सिचुएशन फ्रेगमेंट हो गई और देश जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। और इराक और सीरिया की जो इंस्टेबिलिटी थे उसने एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसे आज हम आईसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वहां पे भी 2 दशकों तक यूएस की इंटरवेंशन के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि अल्टीमेटली तालिबान ही पावर में आई। अब इजराइल, यूएस और सऊदी के डायनेमिक्स को थोड़ा समझते हैं। जो इजराइल और सऊदी है ना, वो यूएस का बहुत ही क्लोज एलाय रहा है। अगर हम ईरान और इजराइल के डायनेमिक्स की बात करें तो इन दोनों के बीच में ना सीधी वॉर इतनी नहीं हुई है जितनी की प्रॉक्सी वॉर हुई है। अब ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ना ईरान और इजराइल के बीच में, ये 2023 में एस्केलेट हुई थी, जो हम सबने देखी। जब हमस ने इजराइल पर पहले अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने हमस के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया और इस तरह से ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है ये और भी गहरा होता गया। अब अगर हम ईरान और दुबई के डायनेमिक्स की बात करें तो 1971 में यूएई के बनने से ठीक पहले ईरान ने पर्शियन गल्फ के 3 स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसका नाम है अबू मूसा, ग्रेटर तम और लेसर तम। यूएई का ये दावा था कि ये जो आइलैंड है ये उससे जबरदस्ती लिए गए हैं और वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन चाहता था, और ईरान जो है इस पर हिस्टोरिकल सॉवरेनिटी का दावा करता था। इसके अलावा दुबई जो है वो ऐतिहासिक रूप से ईरान का एक ट्रेड हब रहा है। इनफैक्ट जब ईरान पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए तब भी ईरान ने ट्रेड करना बंद नहीं किया, मगर जब ये सैंक्शंस के जो कॉम्प्लियंस थे वो बहुत ज्यादा सख्त हो गए, तब दोनों के रिलेशंस में जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेन आया। अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है। ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है और जो मिडिल ईस्ट की कई अरब कंट्रीज हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। ये जो सेक्टेरियन डिफरेंस है ये भी कहीं ना कहीं एक रिलीजन की पॉलिटिक्स को और अलायंसेस को अफेक्ट करती है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो। आप अपनी राय मुझे जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही और मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।